आज हम आंतरिक सुरक्षा से जुड़े एक गंभीर विषय के साथ उपस्थित हुए हैं। आज का हमारा विषय है संप्रभुता पर संकट, बांग्लादेशी घुसपैठ। घुसपैठ किसी भी प्रकार का हो, वह संकट ही होता है। और समस्या आज केवल बांग्लादेशी घुसपैठ नहीं है, अभी तो हर दृष्टि से देखें तो चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे वो चीन हो, जो भी हमारे शत्रु देश हैं, यहाँ से जो भी घुसपैठ होगा वह संभावित संकट को ही जन्म देगा। चूंकि बांग्लादेशी घुसपैठ की चर्चा इसलिए हम कर रहे हैं क्योंकि वर्तमान में यह मुद्दा काफी ज्यादा चर्चा और परिचर्चा का विषय बना हुआ है। जाहिर सी बात है कि लंबे समय से भारत अवैध घुसपैठ की समस्या से त्रस्त है, जो देश के सामाजिक अर्थव्यवस्था के तौर पर देखें तो आर्थिक, राजनीतिक और कानून तथा व्यवस्था के सम्मुख एक गंभीर संकट बनके उत्पन्न हुआ है। और इन संकटों के साथ साथ कहीं न कहीं भारतीय संस्कृति, भारतीय कल्चर के लिए भी यह एक कहीं अधिक खतरे के तौर पे उत्पन्न हुआ है। अनुमानतः 3 से 5 करोड़ बांग्लादेशी अवैध घुसपैठ विगत दिनों में हो रहा है, या इतने घुसपैठिए जो भारत में रह रहे हैं। इससे भी बड़ी संकट का विषय यह है कि विगत दिनों 2017 के पश्चात जब म्यांमार की अराकान आर्मी के द्वारा वहां के रोहिंग्याओं के विरुद्ध अभियान चलाया गया, तो वहां से रोहिंग्याओं का बांग्लादेश में व्यापक तौर पर पलायन देखा गया। और बांग्लादेश में पलायन के द्वारा पुनः असम और जो है पश्चिम बंगाल होते हुए उनका भारत में भी घुसपैठ देखा गया। और इस समय रोहिंग्या घुसपैठ भी कहीं एक बड़ी चिंता का सबब है। साथ ही साथ चिंताजनक इससे भी अधिक यह है कि विदेशी सांठगांठ के साथ साथ भारतीय समाज व राजनीति से जुड़े कुछ तत्व भी इन्हें लगातार प्रोत्साहन दे रहे हैं। भारतीय जो है कुछ तत्वों से भी इन्हें जो है लगातार प्रोत्साहन मिल रहा है, चाहे वो राजनीतिक वर्ग हो एक, चाहे उस समाज से जुड़े कुछ लोग हों। इसका अच्छा खासा उदाहरण आप देख सकते हैं कि आज इन घुसपैठियों को चिन्हित करना ही सबसे बड़ी समस्या बन चुका है, क्योंकि इनके पास फर्जी वोटर कार्ड, फर्जी पहचान पत्र, फर्जी आधार कार्ड, यानी एक नागरिक के लिए जितने भी साक्ष्य होने चाहिए वो सब इनको उपलब्ध करा दिया गया है, सब मुहैया करा दिया गया है। साथ ही साथ विभिन्न काल समय में भारत सरकार के द्वारा, यानी जिसको केंद्र सरकार के नाम से आप करते हैं, भी इस विषय पर बारंबार चिंता प्रकट किया गया है। किंतु राजनीतिक नफा और नुकसान के तराजू पर हमेशा यह संकट वजन में, इस संकट पर राजनीतिक नफा नुकसान वजन में भारी पड़ा है। जब जब पॉलिटिकल पार्टियों ने नफे और नुकसान के तराजू पर इसे तौलने की कोशिश की, तब तब यह जो देश की संप्रभुता, देश की सुरक्षा, कानून और व्यवस्था का संकट है, यह उनके नफे और नुकसान पर हल्का पड़ गया, वो भारी पड़ा। और परिणामतः आज आप तात्कालिक परिस्थिति से अवगत हैं और आने वाली परिस्थितियां इससे भी कहीं भयावह होने वाली हैं। इसको आप नोट कर लीजिए।
अच्छा, इसमें अगर देखा जाए तो सबसे पहले 1991 ईस्वी में तत्कालीन नरसिम्हा राव सरकार के द्वारा इसके विरुद्ध ऑपरेशन पुशबैक के नाम से एक अभियान चलाया गया और लगभग 132 बांग्लादेश अवैध बांग्लादेशियों को चिन्हित करके उनको बांग्लादेश वापस भेजा गया, जिसकी बांग्लादेश सरकार ने भर्त्सना भी की, विरोध भी किया और उसे एक तरफा कार्रवाई बताया। तत्पश्चात अंतर्राष्ट्रीय और आंतरिक दबाव में आकर तत्कालीन सरकार ने 1992 में अपने उस निर्णय को पुनः वापस ले लिया। यही है वोट बैंक की राजनीति। इंटरनेशनल भी प्रेशर पड़ता है और आंतरिक दबाव भी होता है। भारत में बैठे भी कुछ लोगों के द्वारा उनके प्रति बहुत सहानुभूति दिखाई जाती है। तत्पश्चात श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा शासन और सत्ता में आने के पश्चात इस पर एक वक्तव्य जारी किया जाता है और उसमें उनके द्वारा स्वीकृत किया जाता है, ऑन रिकॉर्ड स्वीकार किया जाता है कि बांग्लादेशी घुसपैठ भारत के लिए एक जो है अराजकता उत्पन्न कर रहा है, एक गंभीर समस्या बन चुका है, किंतु इनको वापस इसलिए नहीं भेजा जा सकता क्योंकि इससे बांग्लादेश में अराजकता उत्पन्न हो जाएगी। बांग्लादेश में आप कहेंगे अराजकता उत्पन्न हो जाएगी, हाँ, उनके कहने का मतलब था कि इसका परिणाम यह होगा, संभावित परिणाम यह होगा कि बांग्लादेश में हिंदुओं के विरुद्ध उत्पीड़न शुरू हो जाएगा। महोदय, आप ये बताइए कि बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इन देशों में हिंदू सुरक्षित था ही कब जो उस समय उत्पीड़न शुरू हो जाता है? पुनः 2004 ईस्वी में तत्कालीन मनमोहन सरकार में उस समय के जो गृह मंत्री महोदय थे, उनके द्वारा ऑन रिकॉर्ड पार्लियामेंट में, संसद में यह स्वीकार किया जाता है कि लगभग 1,20,00,000 अवैध बांग्लादेशी इस समय ऑन रिकॉर्ड रह रहे हैं। यानी जो सरकार का आंकड़ा था उसके अनुरूप इतनी संख्या उस समय स्वीकार की गई। लेकिन यह राजनीतिक मजबूरी ही थी कि तुरंत पश्चात, कुछ ही दिनों के पश्चात अपने इस ऑन रिकॉर्ड संसद में दिए गए बयान से माननीय गृह मंत्री मुकर जाते हैं। यह उनके ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर ही था कि उन्हें अपना वह बयान वापस लेना पड़ता है। वो कहते नहीं, ऐसा कुछ हमारे पास है ही नहीं। आदत भी है राजनीति में, आप देखते भी होंगे, लोग बयान देते हैं वापस लेने की। तत्पश्चात हम बात करेंगे बांग्लादेशी घुसपैठ के कुछ कारणों पर। तो कारणों पर अगर हम जाएं तो इसके पीछे हम कई कारणों को गिना सकते हैं, जिसमें हम कह सकते हैं जो है पाक चीन युद्ध भी इसके लिए एक कारक हो सकता है, या पाकिस्तान और चीन के साथ हमारे तनाव भी इसके लिए एक कारक हो सकते हैं। दलगत राजनीतिक नफा नुकसान को भी हम इसका एक कारक ठहरा सकते हैं। कट्टरपंथियों की भूमिका भी हम इसमें दिखा सकते हैं। आम बिचौलियों की भूमिका भी इसमें जो है एक महत्वपूर्ण कारक है। और भारतीय आमजन तथा समाज का हर चीज को राजनीतिक तौर पर लेने की आदत और इसके प्रति कहीं न कहीं उदासीन रवैया भी एक महत्वपूर्ण कारक है। सर्वप्रथम बिंदुवार हम इस पर बात करेंगे कारणों पर। तो पहला है पाक चीन युद्ध और इनकी अनदेखी। तो जाहिर सी बात है कि प्रारंभ से ही पाकिस्तान और चीन के साथ हमारे संबंध सुखद नहीं थे और इसी में 1948 से ही पाकिस्तान के साथ द्वंद्व, 1962 में चीन के साथ एक व्यापक युद्ध है। तो इन दोनों ही समस्याओं ने जो है सुरक्षा बलों का ध्यान और भारतीय राजनीति का ध्यान चीन और पाकिस्तान से जुड़ी सीमाओं को सुरक्षित करने में पूरा पूरा आकर्षित किया और कहीं ना कहीं इससे बांग्लादेशी सीमा की अनदेखी की गई। यह भी घुसपैठ का एक महत्वपूर्ण कारण बना, यानी इससे इनको घुसपैठ करने के लिए अच्छा खासा अवसर प्राप्त हुआ। दूसरा है दलगत राजनीतिक नफा नुकसान। तो केरला, असम, पश्चिम बंगाल, झारखंड इत्यादि में तत्कालीन सरकारों के द्वारा और आज की भी सरकारों के द्वारा इनको अपने नफे और नुकसान के तौर पर देखा गया। बात यदि हम पश्चिम बंगाल की करें तो उस समय प्रारंभिक दौर में लेफ्ट की सरकार हुआ करती थी, साम्यवादियों की, कम्युनिस्टों की सरकार हुआ करती थी और जो मुस्लिम वोट बैंक का था
वो कम्युनिस्टों का वोट बैंक बना हुआ था। इस कारण से तत्कालीन कम्युनिस्ट सरकार ने जब एक बार अभियान चलाने की बात भारत सरकार के द्वारा की गई तो यह कहते हुए कहा गया, अभियान का विरोध किया गया कि आप बांग्ला पश्चिम बंगाल में ऐसे किसी भी अभियान को हम सफल नहीं होने देंगे। हम इन्हें नागरिक जो है वोट देने का अधिकार दे देंगे, हम इन्हें सारे पहचान पत्र मुहैया कराएंगे, हम किसी भी जो है बांग्लादेशी के विरुद्ध ऐसा कार्यवाही स्वीकार नहीं करेंगे। और यही चीज वर्तमान में भी आप देख रहे हैं। जब जो है केंद्र सरकार के द्वारा कहा जाता है कि भैया हम एनआरसी लेके आएंगे, ममता बनर्जी कहती हैं अरे ऐसे कैसे होगा, क्योंकि बाद में यही वोट बैंक जो लेफ्ट का हुआ करता था वह माननीय ममता जी पर जो है शिफ्ट कर गया और आज वो ममता जी के लिए जो है वोट बैंक बना हुआ है। यानी देश की किसी को परवाह नहीं है, समाज की किसी को परवाह नहीं है। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो XYZ, जिनको भी इनसे पॉलिटिकली लाभ हुआ उन लोगों ने इन्हें पूरा पूरा संरक्षण दिया, पूरा पूरा प्रश्रय दिया। कहने के लिए बीजेपी भी कहती है सत्ता में आएंगे एनआरसी लेके आएंगे। तीसरी सरकार कार्यकाल है लेकिन आज तक एनआरसी ठंडे बस्ते में है, वो भी इस पर राजनीति केवल कर रहे हैं। तीसरा है उसी में अगर देखें तो भी आप संभल को उठा के देख लीजिए। उन दंगाइयों को, उन कट्टरपंथियों को 5 लाख का कल माननीय अखिलेश यादव जी के द्वारा पुरस्कार दिया जाता है उनके प्रतिनिधिमंडल के द्वारा कि जो विदेशी बुलेट से जो है यहां गोली चला रहे हैं। तो ऐसे लोगों को पॉलिटिकल पार्टियों के द्वारा भी अच्छा खासा बढ़ावा दिया जा रहा है। और यह भारतीय संविधान की उदारता की पराकाष्ठा ही है कि उदारता आज संप्रभुता पर भारी पड़ रहा है, देश की सुरक्षा पर भारी पड़ रहा है। यह राजनीतिक फड़ियल राजनीति है, दलगत राजनीति, गिरी हुई राजनीति है। आज अगर हम आंकड़े की बात करें तो लगभग 150 संसदीय सीटों पर इनका प्रभुत्व है। यानी 150 संसदीय सीटों को ये बांग्लादेशी वोट बैंक प्रभावित करता है। अब जाहिर सी बात है कि संसद में जो 150 लोग उस संसदीय सीट से चुन के जा रहे हैं वो क्यों नहीं इनकी पैरोकारी करेंगे। उन्हें तो भैया सत्ता में बना रहना, कुर्सी से चिपके रहना है। लेकिन इनको पता होना चाहिए कि जब ये लेफ्ट के वो नहीं हुए, ममता के साथ जा सकते हैं, तो कल इनको आवश्यकता पड़ने पर ममता को भी तिलांजलि दे सकते हैं, कल आवश्यकता पड़ने पर अखिलेश को भी तिलांजलि दे सकते हैं। इनका ध्येय जो है अखिलेश और ममता जी को सत्ता में बना के रखना नहीं है, कोई भी हो। इनका मूल ध्येय उससे कहीं ज्यादा खतरनाक है। तत्पश्चात हम कह सकते हैं कारणों में कट्टरपंथियों की भूमिका। तो घरेलू व विदेशी दोनों ही ताकतें इसके लिए जिम्मेवार हैं। जब जब बांग्लादेश में कट्टरपंथी सरकारें आईं तब तब वहां ISI यानी जो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी है और आतंकवादियों के व्यापक गठजोड़ से घुसपैठ को बढ़ावा मिला, अपराध को बढ़ावा मिला। और यहां तक अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में तत्कालीन विदेश मंत्री यशवंत सिन्हा जी के द्वारा इस तथ्य को ऑन रिकॉर्ड स्वीकार किया गया कि बांग्लादेश में पाकिस्तानी ISI की एक शाखा वहां पे पूरी तरीके से लीगल तौर पे सरकार के जो है संरक्षण में कार्य कर रही है, उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। तीसरा है बिचौलिए। तो पैसे पर बिके हुए, पैसे पर अपने आप को बेच चुके कुछ तत्व भी कुछ चंद पैसों के लिए इनको घुसपैठ में न केवल मदद करते हैं, फिर इनको जो है फर्जी तरीके से, अवैध तरीके से जो है पहचान पत्र भी उपलब्ध कराते हैं। आमजन आज राजनीतिक मोहरा बना हुआ है। अवैध संकट की इस अनदेखी की जा रही है, वो भी पॉलिटिकल पार्टियों के सुर में सुर मिला रहे हैं। एक रोज विरोध कर रहे हैं तो एक वर्ग समर्थन कर रहा है, वो भी इसको पॉलिटिक्स का केवल मुद्दा बना के चल रहे हैं, जबकि आने वाली समस्या कहीं अधिक इनके लिए पीड़ित करने वाली होगी। डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा पूर्व में ही इस संकट पर चेतावनी व्यक्त की जा चुकी थी और विभाजन के पश्चात भी उन्होंने एक प्रस्ताव रखा था कि भैया बांग्लादेश और पाकिस्तान के साथ हमें एक प्रस्ताव रखना चाहिए और उस प्रस्ताव के माध्यम से आज भी जो भूल हमने किया उस भूल को सुधारने का मौका है। हमको अपनी जनसंख्या का अदला बदली कर लेना चाहिए। वहां की जो हिंदू आबादी उसको हम बुला लें, यहां से इनको भेज दें, वो भी संतुष्ट, ये भी संतुष्ट। लेकिन वहां पर अंबेडकर के उस राय को कूड़े के ढेर के समान उठा के जो है डस्टबिन में डाल दिया गया। वहां ये अंबेडकरवादी नहीं थे। जहां देश को तोड़ने की बात आएगी, देश को नेस्तनाबूद करने की बात आएगी, देश को वर्ग जाति समाज
में बांटने की बात है कि वहां ये वादी हो जाते हैं महापुरुषों के। जहां उनकी अच्छी सलाह है, जहां उनके अच्छे राय है, जहां उनके अच्छे परामर्श हैं, वहां पर ये वादी नहीं है। यह है भारतीय राजनीति की दोगलीपंथी। बात आ जाती है कि ये तो कारण हो गया, आप कहेंगे सर क्यों हाय तौबा मचाए हैं, इससे क्या लेना। तो इससे उत्पन्न कुछ खतरों पर भी हम चर्चा कर दें। खतरों को अगर हम देखें तो सबसे पहला खतरा इसमें हो सकता है, पहला तो आप देख ही रहे हैं बेरोजगारी व आर्थिक संसाधनों पर भार। एक जगह आप रोजगार की बात करते हैं, दूसरी जगह अवैध तौर पे वो घुसपैठ करते चले जा रहे हैं। 5 करोड़ 6 करोड़ लोग हैं, 5 करोड़ 6 करोड़ आप जो 10 साल में नौकरी नहीं निकालते हैं, कहां से जो नौकरी मिलेगी, कहां से बेरोजगारी खत्म होगी, कहां से गरीबी और भुखमरी खत्म होगी। हमारे पास खुद संसाधन नहीं और आप उनको लेके बैठा के जो है पाहुन की तरह पूजा किए जा रहे हैं। तत्पश्चात देखें तो समाज व संस्कृति का भी विपथन। आज समाज में महिलाओं के विरुद्ध अपराध अगर देखें तो इनके द्वारा काफी अच्छा खासा जो है बढ़ोतरी हुई इन लोगों के कारण। भारतीय संस्कृति को कहीं ना कहीं आज इनके द्वारा नेस्तनाबूद करने का कार्य किया जा रहा है। ये महिलाओं को जो है महिला न समझ के एक वस्तु समझने लगे हैं और उसका दुष्प्रभाव, इनके कृत्यों का दुष्प्रभाव आम भारतीय जनमानस पर भी पड़ रहा है और वह भी कहीं ना कहीं जो है अपने नैतिक और चारित्रिक उसको खोता जा रहा है। तत्पश्चात आतंकवाद व अपराध को प्रश्रय या घुसपैठ ही है जो भारत में गंभीर आतंकवाद और उसको प्रश्रय दे रहा है। जब जब बांग्लादेश में कट्टरपंथी सरकार आई है, कट्टरपंथियों को सपोर्ट करने वाली सरकार आई है, इतिहास साक्षी रहा है कि बांग्लादेश के रास्ते भारत में न केवल घुसपैठ बढ़ा है, अभी तो उस सीमाई इलाके से आतंकवाद को भी अच्छा खासा प्रश्रय दिया गया है। देश की संप्रभुता को चुनौती। आज यह एक गंभीर संकट ही है कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जो चिकन नेक कॉरिडोर की बात है, बहुत ही पतला सा एक भारत को पूर्वोत्तर से जोड़ने वाला रास्ता और इस पर अच्छे खासे संख्या में जो रोहिंग्याओं और बांग्लादेशी घुसपैठियों का आज आधिपत्य होता जा रहा है। और वर्तमान में अभी ऑन रिकॉर्ड बांग्लादेशी सरकार के जो है सपोर्टर, जो बीएनपी पार्टी है, वहां पे जो जमात हैं, उनके द्वारा यह उकसाया जा रहा है बांग्लादेशियों को कि जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है वो उसको भारत से अलग कर दीजिए। पाकिस्तान खुल के भी इसमें अच्छा खासा इंटरेस्ट ले रहा है। इससे पहले की जो वीडियो थी उस पर हमने इस पे जो थोड़ा सा चर्चा भी किया था। चीन भी इसमें उनको अच्छा खासा सपोर्ट देगा, उसके बावजूद भी इस पर आंख मूंदे लोग बैठे हुए हैं। वो इतना पतला गलिया रहा है कि जिस दिन इनकी संख्या वहां पे हो जाएगी, वहां पे वो अगर 24 घंटे के लिए भी उससे अलग कर दे तो बाद में उसको जोड़ने में नाकों चने चबाने पड़ेंगे। यह भी एक बड़ी संकट है। साथ ही साथ एस.के. सिन्हा के द्वारा, जो कि 1998 में असम के तत्कालीन गवर्नर थे, यह चेतावनी दी गई थी कि वह दिन दूर नहीं है कि जब इनके द्वारा ग्रेटर बांग्लादेश की मांग की जाएगी, अलग एक जो है देश की भी मांग प्रस्तुत की जाएगी। और आज वो चीजें दिख भी रही हैं। अभी अभी हिमंत बिस्वा शर्मा जो तत्कालीन असम के मुख्यमंत्री हैं, उनके द्वारा भी चेताया गया है कि 1947 में आप विकसित भारत की कल्पना कर रहे हैं, 1945 आते आते वह दिन आ जाएगा कि जब यहां अवैध जो घुसपैठिए हैं ये निर्धारित करेंगे कि असम में किसकी गवर्नमेंट होगी। और जिस दिन इस प्रकार की ताकत उनके हाथ में आएगी, क्या आप अंदाजा भी लगा सकते हैं कि असम भारत का हिस्सा होगा? जब आज वो किसी काम के नहीं है, खाने के लिए हम पर जो है हमारे एक प्रकार से कहा जाए दया पर जी रहे हैं, बिजली के लिए हमारे दया पर जी रहे हैं, पानी के लिए हमारे दया पर जी रहे हैं, उसके बावजूद जब ये बेशर्म ये कहते हैं कि पश्चिम बंगाल का इलाका, उड़ीसा का इलाका, झारखंड का इलाका हमारा है, तो जब इनके वहां बहुतायत में हो जाएंगे, जब इनकी एक संख्या हो जाएगी, तो क्या आप इनसे देश के प्रहरी की उम्मीद कर सकते हैं? आने वाले समय में चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, चाहे वो प्रोत्साहन देने वाले हो, उनको विरोध करने वाले हो, हर किसी को इस संकट से, इस चुनौती का सामना करना पड़ेगा और तब आपके पास पछताने के सिवा कोई विकल्प नहीं होगा। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि दलगत राजनीति से ऊपर उठकर आज समाज को उस अंधकारमयी नींद से जागना होगा और आने वाले समय की भयावहता की, यदि अभी ऐसा नहीं हुआ, यदि अभी भी आप सोते रहे
अभी भी इस पर राजनीति करते रहे तो आने वाले समय के भयावह खतरे की आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। इसी के साथ अपनी बात को विराम देते हैं। इस चीज को आप धर्म के नाम पर मत लीजिए, पंथ के नाम पर मत लीजिए, केवल और केवल भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता के तौर पर देखिए। कोई भी हो, हर किसी को इससे दो चार होना पड़ेगा, जूझना पड़ेगा। धन्यवाद।